गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमर संतोष मराठे और आज भी हम बहुत इम्पोर्टेंट और प्यारे रेमेडी होम्योपैथी की हम सीखने वाले हैं, जिसका इस्तेमाल हम काफ़ी सारे क्रॉनिक केसेस में दे सकेंगे। इस तरह की ये रेमेडी है। तो पहले तो हम केस से शुरू करते हैं। तो ये करीबन मेरे पास आए थे मेल पेशेंट। अराउंड इनका जो एज था वो था करीबन 60 टू 63 के दरमियान ये थे और इनको करीबन 4 महीने से हिकफ की शिकायत ज़्यादा थी, यानी जिसको मराठी में उचकी बोलते हैं। तो ऐसे हिकप्स उनको बहुत ज़्यादा आते थे और हिचकी जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो ये जो चीज़ थी ना वो उनको बहुत परेशान करती थी, यानी खाने के बाद में जो उनकी जो हिचकी थी वो चलती थी, रात भर वो चलती थी, इवन सोते टाइम भी वो चलती थी। इतना वो परेशान हो गए थे हिचकी की वजह से। और हिचकी के साथ साथ में एक इरेक्टेशन भी था, इरेक्टेशन के साथ में एसिडिटी भी थी, यानी बहुत सारे प्रॉब्लम्स उनको थे। तो मेरे क्लिनिक के आने के पहले उन्होंने काफ़ी सारे डॉक्टर को पास दिखाया, यानी उन्होंने पहले क्या किया था ना कि पहले एक लोकल जो डॉक्टर्स थे उनके पास उन्होंने दिखाया, उन्होंने कुछ उनको दवाई दी, उससे कुछ रिलीफ नहीं मिला। तो फिर उन्होंने कहा कि ये जो प्रॉब्लम है ये गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है, तो आपको गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। तो वो वहाँ पे गए, उन्होंने एंडोस्कोपी की, एंडोस्कोपी में कुछ ऐसा खास निकला नहीं। तो फिर उन्होंने कहा कि ये जो प्रॉब्लम है तो ये प्रॉब्लम आई थिंक रिलेटेड टू ईएनटी है, तो आपको ईएनटी को दिखाना चाहिए। फिर उन्होंने काफ़ी सारा टाइम ईएनटी के पास दिया, मगर ईएनटी ने भी कहा कि मैंने तो सब इन्वेस्टिगेशन किए हैं और उसके बाद में भी मुझे कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऐसे कुछ चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आपकी दिमाग की बीमारी है, यानी आप ज़्यादा सोच रहे हो इसके बारे में, उसकी वजह से फिर ये चल रहा है। तो फिर वो एक साइकेट्रिस्ट के पास चले गए। उसके लिए उन्होंने भी 1-2 महीने की उनको ट्रीटमेंट दी, फिर भी ये चीज़ें जा नहीं रही थी। तो पेशेंट हर चीज़ सोच समझ के कर रहा था। उसके बाद में मेरे एक जो पेशेंट थे उन्होंने उनको रेफ़र किया मेरे पास में कि आप जाओ डॉक्टर के पास, और ना सब आपने ट्राई किया है तो होम्योपैथी के बारे में थोड़ा सोचो, क्योंकि ये बहुत कारगर दवाई है। और फिर वो पेशेंट मेरे क्लिनिक में आए। तो जब वो मेरे क्लिनिक पे आए तो वहाँ का एक सीनियर, वो उनके साथ में उनकी वाइफ में, वो बताता हूँ कि वो किस तरह का पेशेंट ने जैसे शुरुआत कि मुझे हिचकी की तकलीफ हो रही है, फिर उसके साथ में एसिडिटी हो रही है। फिर ये बोलने के बाद में तुरंत उनकी वाइफ, सर देखो ना कितने दिनों से ये चल रहा है और इनको ना तो नींद आ रही है, ना तो अच्छे से खाना खा रहा है, इनका वजन भी घट गया है। पेशेंट थोड़ा शांत हो गया। फिर उनके वाइफ ने कहा कि देखो हम पहले साइकेट्री की भी ट्रीटमेंट हो गई है, इनकी मेडिसिन की भी ट्रीटमेंट हो गई है। तो ये सुन के ही पेशेंट ने वाइफ की तरफ देखा, हो गया कि तेरा, मैं बताऊँ क्या तू ही बोलती रहेगी? लेट मी एक्सप्लेन। सर ऐसा नहीं था, पहले मैं लोकल डॉक्टर के पास गया, फिर उसके कुछ दिन तो ट्रीटमेंट ली, फिर उसके बाद में कहा कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, तो फिर मैं उनके पास गया। उसके बाद में उन्होंने कहा कि ये ईएनटी के रिलेटेड मुझे लग रहा है, तो मैंने उनके पास चला गया। उसके बाद में उन्होंने कहा कि ईएनटी ने कि ये दिमाग की बीमारी। तो इस तरह की सब चीज़ें हुई थी। थोड़ा मुझे ध्यान में आया कि ये जो पेशेंट है वो किस तरह का पेशेंट बिहेव कर रहा है। तो उसको लेके फिर मैंने उनको बोला कि अभी देखो आप इतना सब कर रहे हो, तो उसको लेके आपके मन में चिंता क्या बनी, एग्जैक्टली क्या टेंशन है? तो उसने कहा कि नहीं मुझे तो कोई टेंशन नहीं है, और सिर्फ बीमारी के बारे में मैं सोच रहा हूँ कि ये बीमारी किस तरह की है, और ये आगे मुझे कुछ ज़्यादा यानी और बड़ी बीमारी ना हो इसकी वजह से। तो ये ही चीज़ मुझे अभी टेंशन दे रही है। जैसे मैंने वो जो पेशेंट थे, वो जो डॉक्टर थे साइकेट्रिस्ट, तो वो मेरे लड़के के पहचान के थे। तो मैंने उनसे सीधा ही पूछा कि सर ये जानलेवा बीमारी तो नहीं है ना, इससे जान तो नहीं जाएगी, क्योंकि इतने दिनों से ये चल रहा है।
तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, इतना भी बड़ा नहीं है, आपके सब रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, आप कह रहे हो, वो हिसाब से फिर मैंने वो चिंता भी करना छोड़ दिया। वैसे तो डॉक्टर साहब, मेरी ज़िंदगी का मंत्र है कि मैं ज़्यादा टेंशन नहीं लेता हूँ किसी चीज़ का। देखो कि अभी तक जो मेरी ज़िंदगी जी है, तो यानी मैंने जितना भी कमाया उसमें में मैं सेटिस्फाइड हूँ। मुझे और ज़्यादा यानी चाहिए ऐसा ही मेरे दिमाग में नहीं था। और कोई बीमारी भी आज तक इतनी बड़ी हुई नहीं है। हाँ, मेरा हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, उसके साथ में फिर मेरा डायबिटीज़ भी है। मेरी ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी करीबन एक 15-20 साल पहले, और फिर उसके साथ में डायबिटीज़ था मुझे। ये चीज़ें हैं, बाकी तो मुझे और कोई ऐसा स्ट्रेस जैसा मेरी ज़िंदगी में कोई है नहीं। कोई ऐसी चीज़ जो वो लगती है कि ये चीज़ अगर ना होती तो अच्छा होता था, या परसिस्टेंटली कोई ऐसी चीज़ है क्या लाइफ जो थोड़ा आपको दिखो। पेशेंट ने बोला कि नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है डॉक्टर, बात नहीं है, चाहे तो आप मिसेस है उनसे आप बात करो। तो फिर मैंने उनसे मिसेस से पूछा कि इनका स्वभाव कैसा है। तो मिसेस ने कहा कि सर, इनका स्वभाव बहुत ही अच्छा है। फिर मैंने बोला कि इनका गुस्सा कैसा है, जो मुझे क्लिनिक में दिख रहा था थोड़ा। तो उन्होंने कहा गुस्सा ये कभी करते नहीं है। हाँ, कभी कभी होता है गुस्सा, तो बहुत ज़्यादा होता है। और वो भी किस बात पे होता है कि अगर कोई ये काम कर रहे हैं और उनको बीच में कोई टोक देता है या डिस्टर्ब कोई कर देता है इनके काम में, तो ही ये चिढ़ जाते हैं। अदरवाइज उतना कुछ ये नहीं है, ये कोई डिमांड नहीं करते हैं बहुत। यानी आज तक तो मैंने देखा नहीं है कि किस चीज़ के लिए इन्होंने डिमांड की है, उसके लिए इन्होंने चिड़चिड़ की। तो फिर भी मैंने उनसे पूछा कि ऐसी कोई चीज़ है क्या लाइफ में, थोड़ा आप बताओ मुझे, तो मुझे दवाई देने में ये होगा। तो उन्होंने कहा कि हाँ डॉक्टर साहब, एक चीज़ है कि मेरा जो बेटा है, तो ही इज़ अ शिज़ोफ्रेनिक। तो ये काफ़ी सालों से है उसकी तकलीफ़, तो बीच बीच में उसको इससे रिलेटेड अटैक्स आते रहते हैं। और जब अटैक्स आते हैं तो ये बहुत वायलेंट हो जाता है। फिर वो मेरे ऊपर भी हाथ चला देता है, मेरे मिसेस के ऊपर भी हाथ चला देता है, या कोई भी ऐसी बातें हो जाती हैं तो पूरा घर का माहौल डिस्टर्ब हो जाता है। ये चीज़ें हैं डॉक्टर साहब लाइफ में। तो मैंने पूछा कि हाँ, ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। फिर पेशेंट ने बोला नहीं, दिक्कत नहीं है डॉक्टर साहब, देखो अभी ये बीमारी तो लाइलाज है। हमने काफ़ी सारे बड़े बड़े डॉक्टर्स को इसके लिए दिखाया है, काफ़ी लंबी ट्रीटमेंट ली है, अभी भी ट्रीटमेंट चालू है। और फिर मैंने देखा कि जब ये हो ही नहीं रहा है, तो फिर उसका टेंशन लेने से अच्छा है कि जो है उसे हम एक्सेप्ट करें तो अच्छा है। यही मेरा ज़िंदगी का आज तक का मंत्र रहा है डॉक्टर साहब, कि जो चीज़ें चलती है ना, जो चीज़ें हल नहीं हो रही है, तो फिर मैं वो चीज़ों को ज़्यादा सोचता नहीं हूँ। एज इट इज़ जो चल रहा है वो चलने देना, यही मेरा लाइफ का मूल मंत्र है डॉक्टर साहब। मगर 1 दिन 2 दिन कभी 15 दिन होने के बाद में ये एपिसोड घर पे होता है ना, ये चीज़ थोड़ा है परेशानी की। पर अभी ज़्यादा मैं इसके बारे में सोचता नहीं हूँ। ताकि मेरी बीवी को पता होती है, वो मुझसे कहती है मेरी बेटी जो है उसकी शादी हमने की है, और अच्छा है कि उसकी मेरी जो ये है डॉटर इन लॉ है, वो काफ़ी समझदार है। मगर जब ऐसी चीज़ें होती हैं ना डॉक्टर साहब, तो वो कितना सहन करेगी ना। तो मेरी बीवी को ऐसा लगता है कि ये बच्चे को छोड़ के ना चली जाए। फिर मुझे तो ऐसा लगता है कि वो ऐसी करेगी नहीं। मैंने तो ये अच्छी खासी प्रॉपर्टी है, मैंने मेरा एक हॉस्टल जैसा मैंने बना के रखा है। मेरे बेटे को कभी ज़िंदगी में पैसे की कमी ना हो, इसका तो मैं सोच के रखा हूँ डॉक्टर साहब, ये करके रखा हूँ मैं। आज भी मैं वहाँ पे जाता हूँ, वहाँ पे बैठता हूँ हॉस्टल में, और सभी भी चीज़ें मैं ही करता हूँ। सुबह मैं घर से निकल के सब चीज़ें आज भी मैं ही करता हूँ। मेरा जो ये लड़का है वो इतना रिस्पॉन्सिबल नहीं कि उसको अभी ये ज़्यादा चीज़ें समझ भी नहीं आती है, तो मुझे ये सब चीज़ें करना पड़े। मेरी डॉटर इन लॉ को थोड़ी थोड़ी चीज़ें भी समझा के रखा है, तो मुझे ऐसा तो लगता है कि वो जाएगी नहीं। अगर इनको ही इतना ऐसा लगता है कि ऐसा होगा तो कैसा होगा। तो ये सब चीज़ें। और कोई चीज़ ऐसी जिसके बारे में आपको शिकायत है? मैं शिकायत तो किसी की बात भी नहीं है। इवन मेरे बेटे के बारे में भी मुझे कोई शिकायत नहीं है कि मेरी एक दूसरी बेटी भी है,
इससे बड़ी है, तो वो उसने कहा है कि पिताजी आप कोई चिंता मत कीजिए, इसका अगर किसी ने भी ख्याल नहीं रखा या कुछ ऐसी चीज़ें बनती हैं तो मैं उसका ख्याल रखूँगी। बस खाली ये जो बीमारी है अगर ये ठीक हो जाती है तो काफ़ी अच्छा होगा। केस थी बहुत इंटरेस्टिंग, ऐसे ही एक मिलती जुलती तो नहीं कह सकता हूँ, मगर एक ऐसी एक केस थी मेरे इसमें। 32 ईयर्स न्यूली मैरिड वुमन वो मेरे पास क्लिनिक में आई थी और उसको सीवियर बैकएक। तो मैंने उनसे पूछा कि ये करीबन कितने दिनों से आपको ये चल रहा है बैकएक की शिकायत। तो बोली थी कि सर शादी जैसे हुई ना तो ऐसे समझ लो कि उसके बाद में ही मुझे ये बैकएक की शिकायत शुरू हो गई। शादी में आप खुश नहीं हो क्या? तो उसने बोला कि नहीं वो ऐसा कोई चीज़ नहीं है, मेरी जॉइंट फैमिली बहुत बड़ी फैमिली है और मैं बड़ी बहू हूँ, ये सब चीज़ें हैंडल करना होता है। तो जैसे मानो सुबह में उठी ना तब से मैं खड़ी ही रहती हूँ। बहुत ऐसे चंद क्षण होते हैं जिसमें मुझे रिलैक्स करने का मौका मिलता है और फिर रात को ही मुझे थोड़ा शांति मिलती है। दिन भर कुछ ना कुछ काम चलते रहता है, बच्चों के रिलेटेड हो, सासू माँ के रिलेटेड हो, ससुर के रिलेटेड हो, मेरे जो ये है ब्रदर इन लॉ है उनसे रिलेटेड हो, कुछ ना कुछ तो चलते रहता है डॉक्टर साहब। तो मैंने बोला कि क्यों आप इतना सब करते हो, कामों को डिवाइड करते रहो तो है। तो उसने बोला कि हाँ इसके बारे में मैंने ज़्यादा सोचा नहीं है, मैं तो ये सोच के चलती हूँ कि जितना मेरे से होता है ना उतना मैं करती हूँ डॉक्टर साहब, और मुझे अच्छा लगता है इनका सब करने में, मुझे काफ़ी खुशी मिलती है। घर में कोई बीमार हो तो उसको भी यानी उसके लिए करने में भी मुझे कोई ऐसी परेशानी ना हो। जैसा कि सासू माँ है उनकी उम्र हुई है, मेरे ससुर है उनको चलने में नहीं आता है तो उनको डॉक्टर के पास लेके जाना है या कहीं पे जाना है तो मैं ही उनको उनके साथ में चल जाती हूँ, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड हैं वो ज़्यादातर के बाहर रहते हैं तो सब चीज़ों मुझे ही हैंडल करना होता है। मुझे लगता है कि ये ही चीज़ है कि अगर मुझे थोड़ा रेस्ट मिले या कुछ हुआ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इतना सब आप करती हो दूसरों के लिए तो खुद का लिए क्या समय, मतलब खुद के लिए क्या करना है? ये फैमिली मेरी है और मुझे इनको साथ में रखना अच्छा लगता है। तो मैंने बोला कि फिर कुछ तो चीज़ें उनके साथ में रहने से आपको क्या यानी कुछ ऐसा मिलने वाला है या कुछ ऐसा आप दिमाग में सोच के चलते हो? तो उसने बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है डॉक्टर साहब, और सभी मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। यह तो मैं हूँ कि मुझे ही अच्छा लगता है सबके लिए करने के लिए। और फिर मैंने उसका कि इतना अगर बैकअप हो रहा है तो आज तक आपने दवाई क्यों नहीं की उसके लिए? तो उसने बोला कि मुझे इतना कुछ सोचा भी नहीं है कि इसके लिए दवाई करनी चाहिए, मगर आज यानी करीबन 1 महीने से जब ये चल रहा है और जब मैं काम करती हूँ तो मुझे उतना काम नहीं हो रहा है, तो सासू माँ ने ही कहा मुझे कि इतना अगर दर्द हो रहा है तो तू दवाई क्यों नहीं लेती। तब मेरे ध्यान में आया कि हाँ इसके लिए तो दवाई हमें लेनी चाहिए। तो फिर उन्होंने कहा तो फिर मैं यहाँ पे चली आई। तो ये दोनों केसेस थे। बहुत अच्छी इम्पोर्टेंट दवाई है ये, और ये दवाई है कॉक्यूलस। तो थोड़ा हम ये कॉक्यूलस इंडिकस के बारे में आज सोचेंगे कि क्या है कॉक्यूलस इंडिकस। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कॉक्यूलस इंडिकस के बारे में होती है, और ये की सिम्टम्स आप लिख लो, केयर्स एंड वरीज ओवर लव्ड वन। यानी ये अगर कोई बीमार गिरती है ना तो ये बीमार सिर्फ केयर्स लेके या उन बाकी के लोगों की चिंता करते करते ये लोग बीमार गिरते हैं। और अलव्ड वन है ना, तो इसमें ए को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है। तो मैं उसको इस तरह से अंडरस्टैंड करता हूँ कि कोई एक ऐसा कमज़ोर व्यक्ति जो घर पे है या कमज़ोर व्यक्ति जो बीमार चल रहा है काफ़ी दिनों से, और उसकी केयर करते करते कॉक्यूलस को बहुत ज़्यादा उसकी जो एनर्जी होती है कॉक्यूलस की वो डिप्लेड होती है, मगर ये करते वक्त भी कॉक्यूलस के चेहरे की हंसी नहीं जाती है या उसके चेहरे पे या उसके दिमाग में ये नहीं होता है
कि मैं इनका काम कर रही हूँ तो उससे मुझे कुछ बेनिफिट होना चाहिए, या मतलबी स्वभाव का कॉक्यूलस नहीं होता है। जैसे हमने पहले केस में देखा था कि शिज़ोफ्रेनिक वो जो पेशेंट, उसका जो लड़का है, तो वो जो लड़का है उसका, तो आए दिन कुछ ना कुछ, यानी एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, तो कहीं ना कहीं घर पे माहौल बहुत बिगड़ जाता है। और इस माहौल में भी पेशेंट की जो रिएक्शन है वो काफ़ी कंटेंट रिएक्शन है। यानी कॉक्यूलस में ये होता है ना कि कॉक्यूलस चीज़ों को समझता है और फिर वो एज इट इज़ उसको एक्सेप्ट करने लगता है, कि रिकॉग्नाइज एवरीथिंग मूव बट कैनॉट कैटलिप्सी, रिकॉग्नाइज एवरीथिंग एंड एक्सेप्ट इट, कि चीज़ों को वो भाप लेता है, कैलकुलेट कर लेता है और उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट करता है। जैसे शुरुआत से ही उसने क्या किया ना कि एक चीज़ है कॉक्यूलस में कि उसमें कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग होता है, कैलकुलेटिव एबिलिटी है। तो जैसे ही उसकी बीमारी, देखो अभी मैं विस्तार से मैं कॉक्यूलस आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे मैंने कॉक्यूलस को देखा है। कि उसने क्या शुरुआत की ना कि डॉक्टर, पहले तो शुरुआत क्या हुई थी कि उसके दिमाग में एक कंफर्म चल रहा था कि ये जो बीमारी है, उसको पहले उसने लोकल डॉक्टर को पास दिखाया, उसका सफिशिएंट टाइम लिया, उसने कैलकुलेट किया कि हाँ अगर इससे नहीं होता है तो फिर थोड़ा बड़े डॉक्टर को दिखाएंगे। तो फिर वो गैस्ट्रिक के पास गया, उसको लगा कि इरिटेशन हो रहा है तो ये स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम है, एसिडिटी हो रही है तो ये उसके रिलेटेड। तो फिर उन्होंने ये देखा कि ये नहीं हो रहा है इससे, तो उन्होंने लगा कि ये थ्रोट की वजह से हो रहा है, ईएनटी के पास जाना थे, तो फिर वो ईएनटी के पास चला गया। ईएनटी के पास होने के बाद में सफिशिएंट टाइम देने के बाद में फिर भी अगर ये चीज़ें नहीं हो रही थी तो फिर वो साइकेट्री के बाद उसे लगा कि ये मेरे दिमाग में तो ये नहीं चल रहा है, या मैं ज़्यादा ही इसके बारे में सोच रहा हूँ। फिर भी वो चीज़ें नहीं हो रही थी, तो फिर ये था। मगर जब वो ऐसा, यानी उसके दिमाग में ना सिचुएशन एकदम क्लियर है, मगर जब उसकी बेबी जो उसने जो सीक्वेंस बताना शुरू किया तो सीधा साइकेट्रिस्ट, उसके बाद में गैस्ट्रिक, तो वो जो सीक्वेंस था तो इससे ये था, यानी उल्टा था। तो उसकी वजह से कॉक्यूलस को गुस्सा आता है। तो एक रूब्रिक है हमारे पास, जो मेरा एंट्री रूब्रिक था कि एंगर इंटरप्शन फ्रॉम, जब कोई चीज़ कह रहा है और वो चीज़ कहते वक्त किसी ने बीच में ही उसको रोका, काटा, तो कॉक्यूलस हो, नखस्वामिका हो, इनको बहुत गुस्सा आता है। मगर नखस्वामिका का गुस्सा कैसा होता है ना, तुरंत होता है, शार्प होता है, और नखस्वामिका बिकम एन एब्यूजिव। कॉक्यूलस में वो नहीं होता है, कॉक्यूलस की रिएक्शन भी स्ट्रांग होती है। इवन जब मैंने उनके स्वभाव के बारे में उनसे बीवी से पूछा तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब ये कभी चिढ़ते नहीं हैं, मगर जब कभी चिढ़ते हैं तो भयंकर चिढ़ जाते हैं। तो एक रूब्रिक है हमारे पास कि डेलिरियम एंग्री, यानी जो इंसान कभी चिढ़ता नहीं हो और कभी कभी तो ज़्यादा ही चिढ़ जाता है, तो सब तहस नहस करता है, तो वो रिएक्शन है डेलिरियम एंग्री की, वो कॉक्यूलस में होता है। क्योंकि कॉक्यूलस एक सहनशील आदमी है, वो काफ़ी सहता है, और उसके बारे में ना तो वो उसकी कुछ डिमांड होती है। आस्क नथिंग फॉर में कॉक्यूलस को डाला गया है, डिजायर नथिंग में कॉक्यूलस को डाला गया है, रिमेन कंटेंट है कॉक्यूलस। तो ये चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें कॉक्यूलस में क्यों आती है? क्योंकि चीज़ों को समझ के चलना कॉक्यूलस की ये है, और इस वजह से। और कॉक्यूलस में क्या है ना, एक डांसिंग है, कॉक्यूलस में एक प्लेफुलनेस है। तो ये जब चीज़ें करता है ना कॉक्यूलस, वो खुद के मन से करता है, ना कि कोई बता रहा है कॉक्यूलस को इनकी केयर लो, इनके सब कुछ करो। जैसे सेकंड केस में भी हमने देखा था ना कि वो जो लड़की है उसने पूरे घर की जिम्मेदारी खुद से उठाई है और खुद वो कर रही है। इवन इतने दर्द में भी वो उनके ससुर सास की देखरेख कर रही है, उनके साथ में हॉस्पिटल जा रही है, बाहर जा रही है। तो ये चीज़ें करते वक्त बहुत बार मैंने ऐसा देखा है ना कि जब आप पेशेंट को देखते हैं ना, तो कहीं के भी उनके दिमाग में ना थोड़ी शिकायत होती है कि मैं क्यों, मुझे ही करना पड़ता है। यह रिएक्शन ज़्यादातर के डॉटर इन लॉ से आती है। मगर कॉक्यूलस अगर है पेशेंट, तो वो कभी इसके बारे में सोचता नहीं है, ना तो वो शिकायत करता है इसके बारे में।
तो ये चीज़ें है ना, ये केयर है। केयर का मीनिंग है ना कि पुटिंग वन सेल्फ इन अ सिचुएशन वेयर you get difficulty in finding out, still you are doing the things without hesitation or without worry। तो ये चीज़ है ना, ये कॉक्यूलस में हमें दिखती है कि कॉक्यूलस अपने आप को दूसरों के लिए ये कर देता है, सेक्रीफाइस तो नहीं बोल सकते, मगर दूसरों की केयर करते करते वो डलनेस में चला जाता है। और एक चीज़ है दोनों भी केस में कि डलनेस इतना था कि उनको ये नहीं पता चल रहा था कि बीमारी के लिए हमें कुछ करना चाहिए। जैसे सेकंड केस में भी हमें ये पता चला था कि उसको काफ़ी दिनों से बैक पेन चल रहा है, मगर उसको लग ही नहीं रहा था कि उसके लिए उसको दिमाग में कि उसकी दवाई करनी चाहिए। जब सांस ने उसको कहा कि तू इतनी अगर तेरे को दिक्कत हो रही है तो अब तक तूने बताया क्यों नहीं, तो पेशेंट के दिमाग में तब लाइट लगता है कि हाँ, ये तो मैंने सोचा नहीं कि इसके लिए दवाई करनी चाहिए। अगर मैं दवाई करती थी तो अब तक ये ठीक भी हो जाता था। ये जो डलनेस आता है ना, वो केयर की वजह से आता है, मेंटल प्रोस्ट्रेशन की वजह से आता है, फिजिकल प्रोस्ट्रेशन की वजह से आता है। ये कॉक्यूलस में हमें ज़्यादातर की देखने को मिलता है। तो ये सिंपल एक्सिस है कॉक्यूलस का। यहाँ पे एक नर्चरिंग का जो फैसेट है ना, वो हमें दिखता है कि कॉक्यूलस केयर करता है ना, तो नर्चरिंग के लेवल की केयर करता है। जैसे एक माँ है, माँ कैसी बच्चों को बिना समझे उसको जान जाती है, उस तरह की जो केयर करती है, उस तरह की जो केयर है ना, वो कॉक्यूलस में होती है। एक इम्पोर्टेंट रूब्रिक है कॉक्यूलस में कि अफेक्शनेट। अगर कोई बंदा केयर करता है तो वो अफेक्शनेट में होना चाहिए, मगर कॉक्यूलस में अफेक्शनेट में वो कॉक्यूलस डाला नहीं गया है। तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है ना, ये समझने में भी थोड़ा ये है कि अगर ये बंदा है तो उसको अफेक्शनेट में क्यों नहीं दिया गया है। तो ये मॉर्बिड लेवल पे नहीं होता है, यानी बहुत प्यार में, यानी ये जैसे हम बोलते हैं ना कि बीमार के लेवल तक जाने के लिए वो केयर करता है, ऐसा कॉक्यूलस में नहीं होता है। उसके दिमाग में ही ये चीज़ें नहीं होती है, उसके दिमाग में चीज़ें ना लेने की होती है, ना मुझे कुछ चाहिए उसके लिए मैं यह करूँ, इसके लिए भी कॉक्यूलस के दिमाग में कुछ नहीं होता है। बस एक केयर का भाव होता है, एक नर्सिंग का भाव होता है, एक नर्चरिंग का भाव होता है कॉक्यूलस में। तो ये है ना, ये कॉक्यूलस में हमें दिखाई देता है। तो ये कॉक्यूलस है। इसका सेकंड भी एक चीज़ है जो फर्स्ट केस में मुझे मिली थी, थोड़ा इंटरेस्टिंग था वो, मगर जब अगला वीडियो में अगर बनाऊंगा कॉक्यूलस के बारे में तो ये फैसेट पे मैं आपको बताऊंगा। मगर नर्सिंग का, केयरिंग का, नर्चरिंग का फैसेट आप कॉक्यूलस को समझेंगे तो इजीली आप प्रिस्क्रिप्शंस दे सकेंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिकल ऐसा ही मिलने वाला है। सेकंड फैसेट उसमें रॉन्ग डन है, क्रिमिनल है, विकेट डिस्पोजिशन है, ये चीज़ें भी कॉक्यूलस में है। और फर्स्ट केस में वो था, उसने जब सेकंड हिस्ट्री मुझे बताई थी तो उसमें ये सब चीज़ें थी कि उसका जो बेटा शिज़ोफ्रेनिक, उसके बारे में जब मैंने उनसे पूछा कि ऐसी क्या हुआ था लाइफ में, वो शिज़ोफ्रेनिक के बड़ा, तो कुछ ऐसी चीज़ें घटित थी। मगर वो भी कॉक्यूलस में है, वो डीप है थोड़ा, मगर हम थोड़ा ये जब देख रहे हैं तो इसमें थोड़ा केयरिंग का फैसेट आप देखो कि आज भी वो हॉस्टल पे बैठते हैं, उन्होंने सब चीज़ें करके रखी हैं। तो ये चीज़ें हैं ना, ये कॉक्यूलस करता है। और ये बहुत सारे ऐसे पेशेंट में हमें कॉक्यूलस ऐसा मिलेंगे, बहुत थोड़े ऐसे केसेस होते हैं जिसमें ये जो रॉन्ग डन और वो एक्सिस भी मिलेगा, मगर ये कॉक्यूलस है। तो थैंक यू। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और ऐसे ही प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए ये चैनल को लाइक करो। धन्यवाद।